हाँ बच्चों, तो मैं आपके सामने आज वापस आ गया हूं, डॉक्टर कपिल जैन, एक कीमोफाइल। और अभी तक केमिस्ट्री में मैंने आपको क्विक जो रिवीजन करा दिया था, वो मैंने सबसे पहले आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसके बाद फिर मैंने आपको स्टोइचियोमेट्री में रिवीजन करा दिया था। इसके बाद आप अभी और बहुत सारे लेक्चर्स जैसे लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स, इन सभी चैप्टर्स के ऊपर देख चुके हैं। और होप जितने भी पॉइंट्स आपको केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से मैं और राठौर सर ने अभी तक बताए हैं, तो आपको वहां पर बहुत बेनिफिट मिल रहा है। मैं ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं। मैं एक और नए इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक और नए इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर आ गया हूं, केमिकल बॉन्डिंग, थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और पूरी केमिस्ट्री को कवर करने वाला टॉपिक है, थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। इसके अंदर जो वन बाय वन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां से आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर मैं प्रॉब्लम्स के फॉर्म में आपसे बात करूंगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर वो है हाइब्रिडाइजेशन एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके, तो सबसे पहले हम यहां पर टाइप्स ऑफ बॉन्ड में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जैसे आयनिक बॉन्ड। जो आयनिक बॉन्ड है वो ऐसा बॉन्ड है जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरेंस से बनता है। तो बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड by complete transfer of electrons from metal, जिसको आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी बोल सकते हो, टू नॉन मेटल, जिसको आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी बोल सकते हो। ओके, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनने वाले बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। जैसे यहां पर आपसे प्रॉब्लम पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग is are ionic compounds? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप की प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो जैसे आपके सामने ऑप्शंस ये रहे, मैंने लिखा है NaCl, वाटर, CH4, HF, HCl, HBr, HI, कैल्शियम ऑक्साइड और N2H4। टिक करिए, जल्दी फटाफट टिक करिए, क्या आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग, क्या आंसर सही होना चाहिए। इनमें से कौन ऐसे हैं जहां पर आयनिक कंपाउंड्स हैं? तो ऐसा प्रॉब्लम हमसे पूछा जा सकता है। ओके, क्या टिक किया होगा आपने, चेक करते हैं। सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। और अभी ऊपर जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाले बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो इसका मतलब ए सही आंसर है, आयनिक कंपाउंड है ये। वाटर, हाइड्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, इसका मतलब ये आयनिक कंपाउंड नहीं है। वाटर इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड। CH4 कार्बन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, इसका मतलब ये भी आयनिक कंपाउंड नहीं है। मीथेन, HF हाइड्रोजन नॉन मेटल, फ्लोरीन नॉन मेटल, तो इसका मतलब ये भी आयनिक कंपाउंड नहीं है। HCl हाइड्रोजन नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, ये देखिए ये भी आयनिक कंपाउंड नहीं है। HBr हाइड्रोजन नॉन मेटल,
ब्रोमीन नॉन मेटल, ये भी आयनिक कंपाउंड नहीं है। ऐसे ही जो HI है, हाइड्रोजन नॉन मेटल, आयोडीन नॉन मेटल, इसका मतलब ये भी आयनिक कंपाउंड नहीं है। कैल्शियम मेटल, ये मेटल है, और ऑक्सीजन नॉन मेटल, ये आयनिक कंपाउंड है। और ऐसे ही N2H4 में नाइट्रोजन नॉन मेटल, गैस है नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन नॉन मेटल, ये भी आयनिक कंपाउंड नहीं है। तो जितने भी कंपाउंड्स पर मैंने टिक किया है, NaCl और कैल्शियम ऑक्साइड, ओनली यही इस प्रॉब्लम के सही आंसर हैं, मतलब A और H सही आंसर है। ये देखिए, अच्छा, जितने भी कंपाउंड्स के ऊपर हमने क्रॉस किया है, दे आर कोवेलेंट कंपाउंड्स स्टूडेंट्स, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। आप पूछेंगे कि सर HF आपने बोला इसको क्रॉस कर दिया और आप बोल रहे हैं कि ये कोवेलेंट कंपाउंड है, तो बिल्कुल सही बात है, HF इज कोवेलेंट कंपाउंड, बट इट हैज पोलरिटी, और पोलरिटी इज नथिंग बट इट इज पार्शियल आयनिक कैरेक्टर। बट पार्शियल आयनिक कैरेक्टर का मीनिंग ये थोड़ी होता है कि ये आयनिक कंपाउंड बन गया। एम आई राइट और रॉन्ग? ओके, तो इसलिए यहां पर जो मैंने HF के लिए लिखा है कि ये कोवेलेंट कंपाउंड है, इट इज करेक्ट, इट इज पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। तो इस टाइप की प्रॉब्लम हमको फ्रीक्वेंटली देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर मैं आता हूं। इसके अंदर मैंने यहां पे लिखा है कि इफ फॉर्मूला ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, एक आयनिक कंपाउंड है, फॉर्मूला ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इसका है A2B5, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स in A and B respectively। ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। यहां A के पास तो ये आपको गिवन है 2 and 5, सेकेंड ऑप्शन में गिवन है 5 and 2, थर्ड ऑप्शन में गिवन है 2 and 6, और डी ऑप्शन में गिवन है 6 and 2। ये देखिए, और यहां पर अगर इसकी जगह देखें ई ऑप्शन में, ये भी गिवन है मुझे 5 and 6, ये सारे ऑप्शंस मुझे गिवन है। ओके, तो क्या किया जाए? सही है क्या इनमें से कोई आंसर? एक ऑप्शन और जोड़ लेते हैं इसके अंदर, 5 and 2। ये देखिए, आप बोलेंगे सर इतने सारे ऑप्शंस तो एग्जाम में होते ही नहीं है। अरे नहीं होते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने जोड़ दिए, ठीक है। अब कैसे इसको अटेंड करेंगे? यहां आप देख रहे हैं कि गिवन है आयनिक कंपाउंड A2B5। जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो A2, इसका मतलब ये बनाएगा 2A + 5 और प्लस 5B 2-। जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होता है वो हमेशा कैटायन कॉन्स्टिट्यूट करता है, और जो राइट हैंड साइड में लिखा होता है वो हमेशा एनायन कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो आपने सबसे पहले ये लिख लिया। अब आप देख रहे हैं कि जो A है +5 चार्ज कैरी कर रहा है, इसका मतलब इनिशियली जो A है वो कुछ ऐसे रहा होगा 2 और 5, क्योंकि +5 चार्ज कैरी कर रहा है। इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन को इसने सब्ट्रैक्ट किया होगा तो A + 5 बन गया है। ये देखिए, तो यही तो पूछा गया था कि आउटर मोस्ट शेल A में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर है 5। और ऐसे ही B 2- चार्ज कैरी कर रहा है, तो इनिशियली जो B है वो कुछ ऐसे रहा होगा 2 6, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, तो ये आपको ऐसा दिखेगा, B के ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा। तो B के ऊपर -2 चार्ज ऐसे आ रहा है जब B जो ओरिजिनली है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 हैं। तो इसका मतलब A हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, B हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यही आपसे पूछा गया था A2B5 के फॉर्मेशन में। तो आपको कहां ऐसा आंसर दिख रहा है? 5 and 6। ये देखिए, ई ऑप्शन दिख रहा है। अगर मैं खुशी खुशी में A के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2,
बी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 लिखे आता तो सारी खुशी गम में बदल जाती। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? चलिए, इसके बाद जैसे मुझसे अगर यहां पर एग्जामिनर बोलता है कि आयनिक कंपाउंड्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो बहुत फेमस हैं, तो जैसे अगर हम बात करते हैं यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, तो आयनिक कंपाउंड्स हमेशा ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल का मतलब है अगर मैं इनके ऊपर स्ट्राइक करता हूं तो बहुत इजीली ये क्रैक हो जाते हैं, ब्रिटल नेचर होता है। सेकंड, जो आयनिक बॉन्ड होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, नॉन डायरेक्शनल। इसका क्या मतलब है? नॉन डायरेक्शनल आयंस हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड होते हैं। तो एक अगर कैटायन है तो वो किसी भी साइड से एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, ये देखिए। तो इसका मतलब कैटायन को एनायन को अट्रैक्ट करने के लिए किसी भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट्स व्हाई आयनिक बॉन्ड को हमेशा हम नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड बोलते हैं। थर्ड, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो आयनिक कंपाउंड्स के हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी हाई। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आयनिक कंपाउंड्स मेनली सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में, जो बहुत अच्छा एग्जांपल है वाटर का। तो यहां पे इस प्रॉपर्टी को मैं मेंशन करूंगा कि आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in polar solvents। पोलर सॉल्वेंट्स जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल वाटर, जो मैंने आपको भी बताया। तो दीज आर वेरी पॉपुलर प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक बॉन्ड। तो ये हमसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? तो आयनिक कंपाउंड्स में मैं सोचता हूं कि इस टाइप की प्रॉब्लम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। अब मैं कोवेलेंट कंपाउंड्स के ऊपर आ जाता हूं। हाँ स्टूडेंट्स, अगर मैं इसकी जगह कोवेलेंट बॉन्ड को डिफाइन करना चाहता हूं तो देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड जिसको हम यहां पर ऐसे डिफाइन करते हैं, बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग, इसको मैं बेटर होगा ऐसे लिख देता हूं, टू साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टू साइडेड शेयरिंग का मतलब यहां पर है कि दोनों जो एटम्स होंगे वो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। टू साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू नॉन मेटल्स, ये देखिए। और नॉन मेटल्स हम इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्लियर हो गया सभी को? तो दो नॉन मेटल के बीच में जो भी बॉन्ड होगा उसको हम हमेशा वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। अच्छा, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, मेनली कोवेलेंट कंपाउंड्स मेनली यहां गैसेस होते हैं, मेनली गैसेस इन नेचर और लिक्विड्स। सॉलिड बहुत ही कम होंगे। जैसे यहां पर जो एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस जैसे I2 क्रिस्टल होता है, वॉयलेट कलर के क्रिस्टल्स आते हैं, या हमने जैसे डायमंड पढ़ा है, या हमने ग्रेफाइट पढ़ा है। किस टाइप के फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं इनके इस नेचर को डिसाइड करने के लिए? तो वैंडरवॉल फोर्सेस, वीक वैंडरवॉल फोर्सेस are responsible for
नेचर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। ओके, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। और ये जो वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, इनका मैग्नीट्यूड हमेशा मॉलिक्यूलर मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर मैं मेंशन करूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ कंपाउंड्स। इसके ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम मैं आपको करके बताता हूं। एंड ऑल्सो, जैसे हमने अभी वहां लिखा, आयनिक कंपाउंड्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है लैटिस एनर्जी। जब कैटायन और एनायन कंबाइन हो जाते हैं तो एक लैटिस या क्रिस्टल बन जाता है और नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। मेनली दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है लैटिस एनर्जी। एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑन आयंस, और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ आयंस। जितना आयंस के ऊपर चार्ज है, जितना उनका साइज कॉम्पैक्ट है, छोटा है, लैटिस एनर्जी उस क्रिस्टल की उतनी हाई होती है। तो ये भी जहां हमने आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी लिखी है उसमें मेंशन कर लेना स्टूडेंट। लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयंस। बट अभी हम यहां पर बात कर रहे थे कोवेलेंट कंपाउंड्स में प्रेजेंट वैन डर वाल्स फोर्सेस की। तो वैन डर वाल्स फोर्सेस हमेशा मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ कंपाउंड के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो जैसे एक प्रॉब्लम यहां पर अटेंड करके बताता हूं। हाँ बच्चों, जैसे मैं यहां पे प्रॉब्लम में लिखा हूं, फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन ब्राउन लिक्विड है, जो आयोडीन है वो वॉयलेट क्रिस्टल्स हैं। अब हैं ये सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स, लेकिन ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे हम यहां पर लॉजिक ये दे सकते हैं कि जब मैं डाउन द ग्रुप चल रहा हूं, मतलब हम फ्लोरीन से यहां पर आयोडीन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो व्हेन वी मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, then their molecular masses increases। इनके मॉलिक्यूलर मास क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। और अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज कर रहे हैं। वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीजेस, और अगर वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब जो आयोडीन है उसको सॉलिड होना चाहिए, होता भी है क्योंकि मैग्नीट्यूड वैन डर वाल्स फोर्सेस का बहुत स्ट्रांग है, और जो फ्लोरीन है वहां पर वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, तो इसका मतलब ये गैस है। इसकी जगह जैसे मैं मान लेता हूं मुझे ये प्रॉब्लम मिलता है, एक तो है HCl, एक है Cl2, एक है CCl4 और एक है NaCl। ये देखिए, और अब आपसे पूछा जाता है कि बताइए यहां पर हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट किसका है? तो सबसे पहले इसको देखिए, ये जो HCl है, Cl2 है या CCl4 है, सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन। वेरस जो NaCl है वो आयनिक कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है। तो ऑब्वियसली NaCl, क्योंकि NaCl के केस में लैटिस एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है, हाई लैटिस एनर्जी, तो इसका मतलब इस सिचुएशन में हमेशा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। ओके, आफ्टर दैट अब इन सभी में मुझे यहां पर देखना पड़ेगा वैन डर वाल्स फोर्सेस, मतलब जो कोवेलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स ये अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं
वैन डर वाल फोर्सेस के। और वैन डर वाल फोर्सेस जैसा भी हमने डिस्कस किया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। ये देखिए, तो इट मींस सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास CCl4 का है आफ्टर Cl2, और सबसे लास्ट में HCl। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स। ये देखिए, तो इस टाइप की प्रॉब्लम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है इन चैप्टर्स के अंदर, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर या पीरियोडिक टेबल के अंदर। ओके, तो ये हमको क्लियर हो गया कि जब भी मैं कोवेलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करूंगा तो मैं वैन डर वाल फोर्सेस चेक करूंगा। वैन डर वाल फोर्सेस मतलब मॉलिक्यूलर मासेस। वेरएस जब मैं आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करूंगा तो मैं हमेशा क्या चेक करूंगा? लैटिस एनर्जी। जैसे नेक्स्ट जो प्रॉब्लम मैंने यहां पे लिखा है, अभी हमने लिखा कि जो आयनिक बॉन्ड है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। तो यहां अगर मैं कोवेलेंट कंपाउंड्स में लिखता हूं, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में जो कोवेलेंट बॉन्ड है, जैसा भी हमने यहां पर मेंशन किया, टू साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज डायरेक्शनल बॉन्ड। डायरेक्शनल बॉन्ड मींस दो एटम्स जब सेम डायरेक्शन में ऐसे एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे तभी वो बॉन्डिंग कर सकेंगे। तो हियर वी नीड डायरेक्शन। अगर अपोजिट साइड में ये दौड़ने लग गए तो ये कभी भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड को हम डायरेक्शनल बॉन्ड बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी जगह कोवेलेंट कंपाउंड्स आर soluble in non-polar solvents। non-polar solvents like जैसे बेंजीन बहुत अच्छा एग्जांपल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ये सारे सॉल्वेंट्स, क्योंकि ये सब भी कोवेलेंट है ना। और कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में हम फॉलो करते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ओके, वेरस अभी हमने आयनिक कंपाउंड्स के लिए लिखा था, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, सो दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे वाटर। हाँ, कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड्स में, जैसे अल्कोहल। अल्कोहल इज कोवेलेंट कंपाउंड एंड वाटर इज पोलर सॉल्वेंट। अल्कोहल एंड वाटर बोथ आर सॉल्युबल। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल है। ओके, तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे। हाँ बच्चों, यहां एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है पोलरिटी इन कोवेलेंट कंपाउंड्स। इसके ऊपर तुमको प्रॉब्लम देखने को मिलता है, पोलरिटी के ऊपर। और पोलरिटी ये इट इज नथिंग बट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। दैट इज आयनिक कैरेक्टर, मतलब कोवेलेंट कंपाउंड आयनिक कंपाउंड की तरह बिहेवियर बताने लग जाता है। बिहेवियर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड एज एन आयनिक कंपाउंड। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है HCl, है ना, या HBr या HF या HI। अब सभी में अगर पोलरिटी आपको चेक करनी है कि सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर कहां है, तो इसका एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिसको हम डेल्टा EN से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, डेल्टा EN हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलरिटी, दैट इज परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। ओके,
और यहां पर क्या मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज याद रखनी चाहिए? तो मेरा सजेशन है एटलीस्ट कुछ एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज हैं उनको याद रख लीजिए, जो हम पॉलिंग स्केल पर पढ़ते भी हैं। हाइड्रोजन 2.1, क्लोरीन ये 3 है, हाइड्रोजन 2.1, ब्रोमीन 2.8 है, हाइड्रोजन 2.1, फ्लोरीन 4 है, और हाइड्रोजन 2.1, आयोडीन 2.5 है। ये सारी वैल्यूज पॉलिंग स्केल पर हैं स्टूडेंट। तो कम से कम हाइड्रोजन की, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन और एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की 3.5 वैल्यू होती है। इस बेसिस पर बताइए सबसे ज्यादा डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कहां दिख रहा है? HF में दिख रहा है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि HF में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर है। आफ्टर HF फिर नंबर आएगा HCl का, फिर HBr का, और सबसे पीछे HI आएगा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। मतलब HF की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सबसे ज्यादा डेविएट हो रही है टुवर्ड्स आयनिक कंपाउंड, बट इसका मतलब ये नहीं है कि HF आयनिक कंपाउंड ही बन गया। अच्छा, हम अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वी हैव दिस फॉर्मूला, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, ये 0.16 डेल्टा EN प्लस 0.035 डेल्टा EN का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 100 होता है स्टूडेंट। ओके, तो अगर मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पता है तो मैं बहुत इजीली परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर मेजर कर सकता हूं, जैसे मैं प्रॉब्लम करके बताता हूं आपको। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे ये जो फॉर्मूला मैंने परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर या पोलैरिटी के लिए मेंशन किया है, इसको मैं कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू आपको यहां पर बता रहा हूं। जैसे मैंने लिखा है कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन सीजियम फ्लोराइड। जो सीजियम कैटायन है मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर और फ्लोराइड एनायन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, इसलिए सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर इसमें होना चाहिए। ये हैवी आयनिक कंपाउंड, मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीजियम की गिवन है 0.7 और फ्लोरीन की गिवन है 4। तो सबसे पहले मुझे डेल्टा EN पता है, 4 माइनस 0.7, तो ये 3.3 आ गया। अब मैं यहां से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करूंगा इन सीजियम फ्लोराइड, तो कितना हो जाएगा 0.16 मल्टीप्लाई बाय 3.3 प्लस 0.035 इंटू 3.3 का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 100। ये देखिए, तो यहां से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली 90.9% आएगा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। अच्छा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की जगह अगर परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर पूछा जाता तो आप इसमें ऑब्वियसली 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देते। तो ये 100 माइनस 90.9, इतना आपको रिजल्ट मिल जाता 9.1%। ये देखिए, क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? चलिए, इसकी जगह जैसे मैंने यहां पे लिखा है कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की 2.1 है ही पॉलिंग स्केल पर और फ्लोरीन की 4 है, तो यहां फिर वही मैं डेल्टा EN सबसे पहले रिपोर्ट करूंगा। तो 4 माइनस 2.1 तो 1.9 हो गया। ये क्लियर है सभी को? अब यहां से मैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर या पोलैरिटी कैलकुलेट कर लूंगा। पोलैरिटी इन HF, तो कितना हो जाएगा ये 0.16 मल्टीप्लाई बाय 1.9 प्लस 0.035 मल्टीप्लाई बाय 1.9 का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको अब आप खुद सॉल्व करके देख सकते हैं आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर एक तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं और दूसरा हम कैलकुलेट कर सकते हैं डायपोल मोमेंट के टर्म्स में। हाँ बच्चों, तो अभी हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैलकुलेट कर चुके हैं। अब मैं
अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट जैसे मैंने यहां पर लिखा है, ऑल्टरनेटिवली पोलैरिटी दैट इज आयनिक कैरेक्टर कैन ऑल्सो बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। डाइपोल मोमेंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं? चार्ज और डिस्टेंस का प्रोडक्ट। चार्ज को Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं और डिस्टेंस को D से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे मैं मान लेता हूं कि एक बॉन्ड है जिसमें ये दो एटम्स A और B इस कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड हैं। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, केमिस्ट ने उसको अज्यूम कर लिया 10⁻⁸ सेंटीमीटर स्टैंडर्ड डिस्टेंस, और इससे दोनों के ऊपर मान लेते हैं B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर Q माइनस चार्ज है और A के ऊपर Q प्लस चार्ज है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जो स्टैंडर्ड चार्ज है, वो 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट अज्यूम कर लिया गया है। तो इससे स्टैंडर्ड डाइपोल मोमेंट को डिफाइन किया गया है 10⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। इट इज ऑल्सो नोन एज 1 dBi, या हम इसको 1D से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट है वो 1 dBi है। इट इज 10⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। नाउ अगर मैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो ये म्यू ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय म्यू 100% मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। ओके, म्यू ऑब्जर्व का मतलब है ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट, जो अगेन Q इंटू डी होगा। इट्स वैल्यू इज जनरली नोन और गिवन इन प्रॉब्लम। एंड व्हाट इज म्यू 100%? म्यू 100% का मतलब है डाइपोल मोमेंट ऑफ 100% आयनिक कंपाउंड। ये 100% आयनिक कंपाउंड क्या होता है? 100% आयनिक कंपाउंड का मतलब होता है कि यहां जो चार्ज की वैल्यू होगी वो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ओके, मतलब केमिस्ट किसी भी कंपाउंड में जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करना चाहते हैं, बॉन्ड में जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमेशा 100% जो आयनिक कंपाउंड है उसके डाइपोल मोमेंट के साथ कंपैरिजन करते हैं, रेशो निकालते हैं, जिससे हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर मेजर कर सकते हैं। इसको समझने के लिए मैंने यहां पर एक प्रॉब्लम मेंशन किया है, जैसे लिखा हुआ है इफ इन लिथियम फ्लोराइड ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट इज 1.2 dBi and inter-ionic distance between two ion is 1 angstrom, then what fraction of actual electronic charge present on each ion? आपको लिथियम फ्लोराइड एक मॉलिक्यूल गिवन है, आयनिक कंपाउंड गिवन है, जिसके लिए ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट 1.2 dBi गिवन है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम गिवन है। तो फिर आपसे पूछ रहा है कि बताइए दोनों आयंस पर जो चार्ज है वो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का कितना फ्रैक्शन है। ये प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन है, और इसके लिए आपको ये ऑप्शंस भी गिवन है। हाँ स्टूडेंट्स, अब मैं यहां कैलकुलेट करूंगा। जैसे सबसे पहले हमको यहां पर ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट गिवन है 1.2 dBi। वी कैन राइट 1.2 इंटू 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। ओके, और मुझे यहां पर डिस्टेंस गिवन है 1 एंगस्ट्रॉम। वी कैन राइट एज 10⁻⁻8 सेंटीमीटर या 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि वहां सेंटीमीटर में है तो डिस्टेंस भी सेंटीमीटर में लिखना बेटर होगा। इससे हम क्या कर सकते हैं, जो म्यू ऑब्जर्व है ये चार्ज इनटू डिस्टेंस के इक्वल है, तो चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये म्यू ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय डिस्टेंस होगा। म्यू ऑब्जर्व 1.2 इंटू 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर है और डिवाइड बाय डिस्टेंस 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है। तो ये 1.2 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आ गया। ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो लिथियम और फ्लोरीन दोनों हैं, दोनों के ऊपर इस मैग्नीट्यूड का चार्ज प्रेजेंट है। लेकिन आपसे एग्जामिनर ने पूछा है कि ये चार्ज एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का कितना फ्रैक्शन है। तो अब मैं यहां कैलकुलेट करूंगा फ्रैक्शन ऑफ एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो जब मैं फ्रैक्शन ऑफ एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कैलकुलेट करूंगा, इसका मतलब जो Q अभी हमने कैलकुलेट किया है डिवाइडेड बाय Q एक्चुअल मल्टीप्लाई बाय 100। तो Q हमने 1.2 इंटू 10⁻⁻10 कैलकुलेट किया है
और एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जैसा भी आपको मैंने बताया 4.8 इंटू 10 की पावर -10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, तो डिवाइड कर देंगे 4.8 इंटू 10 की पावर -10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब स्टूडेंट आप इसको सॉल्व करते हो यू विल फाइंड 25% आएगा आंसर। ये चार्ज, इतना चार्ज दोनों आयंस के ऊपर प्रेजेंट है, एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का फ्रैक्शन। तो बेटर होगा कि जो मैंने लिथियम और फ्लोराइड आयन लिखा है यहां पे Li+ और F-, ये रिप्रेजेंटेशन बेटर नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि जो पॉजिटिव यूनिट चार्ज है उसका 25%, मतलब ऐसे होना चाहिए 25% ऑफ 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये प्लस में, और ऐसे फ्लोरीन के ऊपर 25% 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये देखिए, ये रिप्रेजेंटेशन बेटर होगा। इसी को तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बोलते हैं। तो जब भी हमको डायपोल मोमेंट की टर्म्स में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर एग्जामिनर निकालने को बोलेगा, हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अगर तुम डायरेक्ट यहां पे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी कैलकुलेट करते तो यही रिजल्ट आता। हाँ बच्चों, तो जो मैंने परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला लिखा है म्यू ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय म्यू 100% मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहां म्यू ऑब्जर्व ये हमको गिवन है। ओके, तो म्यू ऑब्जर्व हमको यहां पर गिवन है, तो मैं अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं तो म्यू ऑब्जर्व इज 1.2 इंटू 10 की पावर -18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर डिवाइड बाय जो म्यू 100% है उसमें हमको चार्ज, हमेशा ये चार्ज मेंशन करना पड़ेगा, और डिस्टेंस इज गिवन 1 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो यहां मैं मेंशन कर दूंगा 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। आप देखेंगे ये फिर 25% ही आएगा। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर या जो फ्रैक्शन ऑफ एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, दोनों सेम रिजल्ट हमको दे रहे हैं, होना भी यही चाहिए। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हम ऐसे डायपोल मोमेंट के टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर इन केस when we have 2 or more dipoles, then we have to calculate resultant dipole। रिजल्टेंट डायपोल इसका मतलब म्यू रिजल्टेंट, और इसके लिए हम हमेशा इस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल टू √, ये μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। ये देखिए, जो यहां पे थीटा है वो दो डायपोल के बीच का बॉन्ड एंगल है। तो यहां मैं मेंशन कर रहा हूं थीटा इज बॉन्ड एंगल बिटवीन 2 डायपोल्स। जैसे मेरे पास ये मॉलिक्यूल हैं 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, ओके, और दोनों का नेचर बिल्कुल सेम है, क्लोरीन एक ही नेचर के हैं यहां पे। तो 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन में जैसे मैं सबसे पहले ले लेता हूं ऑर्थो, या इसको हम 1,2 बोल रहे हैं, डाइक्लोरोबेंजीन। तो देखिए ऑर्थो या 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, इसका अरेंजमेंट ये है। इसकी जगह मेरे पास है मेटा या 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन, और ऐसे ही हमारे पास है पैरा या 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। मैं यहां पर चाहता हूं इन सभी के डायपोल मोमेंट्स को कंपेयर करना। तो अगर मैं 1,2 को देखता हूं तो देखिए ये कार्बन है और ये क्लोरीन है, और इसमें क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट मींस डायपोल मोमेंट एक्टिंग
इन दिस मैनर, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डायपोल एक्टिंग टुवर्ड्स क्लोरीन। अब मैं चाहता हूं यहां पे कि रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कैलकुलेट हो जाए, तो क्योंकि बेंजीन एक रेगुलर हेक्सागन है, ऐसे हम पीछे यहां पर दोनों बॉन्ड्स को मिला लेते हैं, तो इससे मुझे डायपोल के बीच का एंगल पता चल रहा है, थीटा पता चल रहा है। तो यहां थीटा 60 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। ओके, और ये म्यू1 और ये भी म्यू1 है क्योंकि दोनों ही CCl बॉन्ड है। तो यहां पर जो म्यू रिजल्टेंट है, जब आप उसको कैलकुलेट करोगे तो अंडर रूट ऑफ म्यू1 स्क्वायर, और म्यू2 की जगह भी मैं यहां पर म्यू1 ही मेंशन कर सकता हूं क्योंकि दोनों डायपोल सेम है, तो म्यू1 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 और 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब यहां पर हमको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा √3 म्यू1। ये देखिए, ये ऑर्थो के केस में मुझे रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट मिल गया √3, 1.73 होता है, और अगर मुझे म्यू1 की वैल्यू पता है तो 1.73 को मैं म्यू1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसे ही अगर मैं इसकी जगह मेटा पे आता हूं, ये देखिए मेटा, इसमें ये डायपोल और ये डायपोल, और यहां अगर हम बॉन्ड एंगल चेक करेंगे तो यहां जो थीटा है वो 120 डिग्री का है, कॉस 120 डिग्री, इसका मतलब ये हो गया -½ और फिर वही ये भी म्यू1 है और ये भी म्यू1 है, तो इसका मतलब म्यू रिजल्टेंट हम जब यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो ये अंडर रूट ऑफ म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू1 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 और -½ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहां आपको जो रिजल्टेंट मिल जाएगा वो मिल जाएगा म्यू1 के इक्वल। इक्वेशन नंबर 2, म्यू रिजल्टेंट म्यू1 के इक्वल आ जाएगा क्योंकि ये म्यू1 का स्क्वायर रूट में होगा, है ना। अब मैं पैरा के ऊपर आ जाता हूं, तो अगर मैं पैरा को कैलकुलेट करूंगा, ये देख, तो यहां जो डायपोल है उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री हो रहा है, कॉस 180 डिग्री -1 होता है, और इसलिए जब तुम यहां म्यू रिजल्टेंट कैलकुलेट करोगे तो अंडर रूट ऑफ ये म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू1 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 और कॉस थीटा -1 है, तो इससे क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं। तो क्या ऑब्जर्व किया आपने, थीटा अगर इंक्रीज हो रहा है तो जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ऐसा भी प्रॉब्लम आपसे पूछा जा सकता है। ओके स्टूडेंट, तो मैं यहां पर इसलिए मेंशन कर दूंगा कि जो म्यू रिजल्टेंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉस थीटा के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। ये देखिए, और यहां जो हमने ऑब्जर्व किया कि जो 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन है उसका डायपोल मोमेंट 0 है, इसका मतलब रिजल्टेंट मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, 1,3 इससे पहले है, और सबसे टॉप पर 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन आएगा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट्स। ओके, तो इस मॉलिक्यूल को हमने बोला है नॉन पोलर, और ये हाईएस्ट डायपोल मोमेंट शो कर रहा है। क्लियर हो गया सभी को। तो इसकी जगह जैसे मैं मान लेता हूं मेरे पास मॉलिक्यूल है BF3, NH3 एंड NF3, और आपसे एग्जामिनर ने बोला कंपेयर डायपोल मोमेंट्स। तो देखिए, जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहां जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। ये मुझे कैसे पता चल रहा है, ये अभी हम रिवाइज कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी में, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR थ्योरी। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इसके ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होने के कारण इसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट 0 होगा, इसका मतलब ये नॉन पोलर है।
नॉन पोलर। वेरस अमोनिया के पास लोन पेयर है, NF3 के पास लोन पेयर है, तो ये दोनों अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैं। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। तो इस बेसिस पर अब मैं इनके डायपोल मोमेंट को कंपेयर कर पाऊंगा। तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ये देखिए, ये जो बॉन्ड एंगल्स हैं ये 120 डिग्री के होते हैं ये, और म्यू रिजल्टेंट जैसा हमने अभी कंक्लूड किया कि सिमेट्रिकल है, इसलिए रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट 0 होगा। नाउ व्हाट अबाउट अमोनिया एंड NF3? ये मैंने अमोनिया यहां पर लिया है, ये लोन पेयर डायपोल है, इसको बोलते हैं लोन पेयर डायपोल, क्योंकि ये एक सेंट्रल एटम के ऊपर प्रेजेंट है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा लोन पेयर डायपोल का, इट इज ऑलवेज इन अपवर्ड डायरेक्शन। वेयरएस ये बॉन्ड पेयर डायपोल है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट मींस बॉन्ड पेयर डायपोल एक्टिंग टुवर्ड्स नाइट्रोजन। ये देखिए, इसका मतलब यह हुआ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर डायपोल सभी सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो यहां जो म्यू रिजल्टेंट होगा उसकी वैल्यू हाई होगी। क्यों? बिकॉज लोन पेयर डायपोल एंड बॉन्ड पेयर डायपोल दोनों का सम हो जाएगा, एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। इसकी जगह अगर मैं यहां पर NF3 लेता, NF3 में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है इसका डायपोल तो हमेशा एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन है ना, बट फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट मींस बॉन्ड पेयर डायपोल नाउ एक्टिंग टुवर्ड्स फ्लोरीन इन दिस मैनर। यहां पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर डायपोल दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, और इसलिए अगर मैं यहां पे म्यू रिजल्टेंट कैलकुलेट करूंगा तो वैल्यू लो आएगी। ये देखिए, वैल्यू लो आएगी। इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि यहां जो लोन पेयर डायपोल है एंड बॉन्ड पेयर डायपोल बिकॉज एक्टिंग इन अपोजिट साइड, तो इसलिए हमको ये आंसर, ये रिजल्ट मेंशन करना पड़ेगा। तो इस बेसिस पर सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका हुआ? NH3 का, फिर किसका? NF3 का, और सबसे लास्ट में किसका नंबर आएगा? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का। हाँ बच्चों, तो यहां पे मैं इसलिए रिजल्ट लिख दूंगा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड सबसे पीछे है बिकॉज इट्स रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इज 0। इससे पहले हम यहां पर NF3 को मेंशन करेंगे, और हाईएस्ट जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है वो अमोनिया का है, हाईएस्ट म्यू रिजल्टेंट। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, यही आपसे पूछा गया था। तो आई थिंक जो हमने कोवेलेंट कंपाउंड और कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसमें हमने सबसे ज्यादा वेटेज इसको दिया आयनिक कैरेक्टर, दैट इज पोलैरिटी इन कोवेलेंट बॉन्ड, और इस बेसिस पर हमने यहां पर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एंड इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट के ऊपर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, तो बी प्रिपेयर, तैयार रहिए। इसके बाद अब मैं यहां पर आ जाता हूं थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर। देखिए, थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास एक तो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम VBT बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टूडेंट क्या एक्सप्लेन करती है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये हमेशा ओवरलैपिंग से बनता है बिटवीन टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय ओवरलैपिंग बिटवीन टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बिटवीन टू सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स, ओके, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और जो कोवेलेंट बॉन्ड हैं वो दो टाइप के हैं, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड।
एक तो होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, कोलेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। ओके, और ये जो डिफरेंट टाइप की ओवरलैपिंग है, डिफरेंट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, उसमें आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा एक्सटेंट तक ओवरलैपिंग कहां होगी। तो इसका आंसर है जिस ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर होगा। तो पी ऑर्बिटल में डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है। अच्छा, केमिस्ट जनरली मानते हैं कि जो जेड एक्सिस है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। इसका मतलब यह हुआ कि जो पीजेड ऑर्बिटल होगा, पीजेड ऑर्बिटल, पीजेड पीजेड ये मैक्सिमम एक्सटेंट तक ओवरलैप करेगा, मैक्सिमम ओवरलैपिंग। ओके, सबसे ज्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर पी ऑर्बिटल का होता है, डायरेक्शनल ऑर्बिटल है ये। आफ्टर दैट यहां पर नंबर आएगा एस और पी ओवरलैपिंग का, क्योंकि यहां पर भी P प्रेजेंट है। तो P का कैरेक्टर डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है, S का कैरेक्टर नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है। और सबसे पीछे यहां पर S S ओवरलैपिंग होगी, यहां पर मिनिमम ओवरलैपिंग। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है ओवरलैपिंग के एक्सटेंड का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। अगर मुझे जेड एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस गिवन है, तो फिर आपसे एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए इनमें से कौन पॉजिटिव ओवरलैपिंग करेगा, कौन नेगेटिव ओवरलैपिंग करेगा। तो वो भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। हाँ बच्चों, जैसे अगर मैं यहां पे लिखता हूं पॉजिटिव ओवरलैपिंग, तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब है मैक्सिमम एक्सटेंट ओवरलैपिंग, मैक्सिमम एक्सटेंट ओवरलैपिंग। और क्योंकि हमने यहां पर अज्यूम किया है Z इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तो देखिए जैसे जो Z ऑर्बिटल है, PZ ऑर्बिटल, इसका मैं अगर ये प्लस और माइनस लोब मान लूं, ये Z एक्सिस है। ऐसे ही जो दूसरा PZ ऑर्बिटल है, ये प्लस और ये माइनस, ये Z एक्सिस है, PZ ऑर्बिटल है। तो हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ये प्लस साइन का मतलब यहां पर क्या है, प्लस और माइनस, जस्ट टू डिस्टिंग्विश टू लोब्स। अगर सिमिलर लोब ओवरलैप करते हैं Z एक्सिस पर, जैसे मैं मान लेता हूं कि ये Z एक्सिस है, तो यहां ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग को शो कर रहा है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग को शो कर रहा है, Z एक्सिस पर मैक्सिमम एक्सटेंट तक ओवरलैपिंग। ओके, इसकी जगह अगर मैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग ऐसे शो करता हूं, ये देखिए, जैसे मैं मान लेता हूं कि मेरे पास px ऑर्बिटल है, जेड एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर ये px ऑर्बिटल है। ऐसे ही यहां पर ये दूसरा px ऑर्बिटल है, ये देखिए, ये px px। तो स्टूडेंट ये भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग को शो कर रहा है, प्लस प्लस के साथ यहां पर ओवरलैपिंग कर रहा है, माइनस माइनस के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है। और ऐसे ही अगर मैं इसकी जगह यहां पर पी वाई लेता हूं, तो ये पी वाई, ये देखिए, ये पी वाई। ओके, क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को। इसकी जगह अगर मैं यहां पर एस ऑर्बिटल लेता, ये एस ऑर्बिटल है, जेड एक्सिस है, और इसकी मैं पीजेड के साथ ओवरलैपिंग करता, ये देखिए, ये पीजेड, तो ये भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी जगह अगर हम यहां पर नेगेटिव ओवरलैपिंग को शो करते हैं, नेगेटिव ओवरलैपिंग, तो नेगेटिव ओवरलैपिंग का मतलब है ओवरलैपिंग एट लेस एक्सटेंट।
लेस एक्सटेंट। तो ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा जैसे अगर मैं pz की बात करता हूं, ये z एक्सेस है, ये प्लस है, ये माइनस है, और ये देखिए ये प्लस और ये माइनस, ये pz ऑर्बिटल है। क्योंकि दोनों p ऑर्बिटल्स के डिफरेंट लोब्स यहां पर इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसको हम नेगेटिव ओवरलैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेगेटिव ओवरलैपिंग। ऐसे ही अगर आप यहां पर px को रिप्रेजेंट करोगे, ये देखो, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये px ऑर्बिटल नेगेटिव ओवरलैपिंग को शो कर रहा है, z एक्सिस के परपेंडिकुलर है। और ऐसे ही जो y है वो भी z एक्सिस के परपेंडिकुलर है। z को हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान रखा है, इट मींस वो एक्सिस जहां पर कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है। ये कोलेटरल ओवरलैपिंग को शो कर रहा है, कोलेटरल, ये भी कोलेटरल। ये देखिए, तो ये सब नेगेटिव ओवरलैपिंग है। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? ओके। अगर इसकी जगह आपसे जीरो ओवरलैपिंग पूछा जाता है कि जीरो मतलब वो तो ओवरलैप ही नहीं करेगा, जीरो ओवरलैपिंग कब होगा? जीरो ओवरलैपिंग जैसे मैं मान लेता हूं कि ये आपका एक px ऑर्बिटल है और ये आपका py ऑर्बिटल है, दोनों का देखिए प्लेन ही डिफरेंट है। तो इस सिचुएशन में हम इसको जीरो ओवरलैप बोलेंगे। मतलब कुछ ऐसे, ये तो हो गया आपका px और ये हो गया आपका py, ये py, इसको px लिख देते हैं, इट इज px, ये py। तो ये तो ओवरलैप ही नहीं करेंगे क्योंकि इनका तो प्लेन ही डिफरेंट है, इट इज नोन एज जीरो ओवरलैपिंग। और ऐसे ही जैसे अगर मैं s ऑर्बिटल ले लेता हूं, ये देखिए, और यहां पर या तो px है या फिर py है, तो s px या s py, ये दोनों ही सिचुएशन हमको जीरो ओवरलैपिंग को रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि z एक्सेस यहां पर इंटरन्यूक्लियर एक्सेस माना गया है, तो जब z के साथ इंटरेक्ट करेगा, pz के साथ s इंटरेक्ट करेगा, तभी ये ओवरलैप कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए यहां सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग कहां होगी, या पॉजिटिव ओवरलैपिंग का एग्जांपल बताइए या नेगेटिव ओवरलैपिंग का एग्जांपल बताइए। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो PP, SP और SS कहां पर होगी। तो जो PZ कोएक्सियल ओवरलैपिंग है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर है p ऑर्बिटल में। तो इसको आप अपनी कॉपी में ढंग से नोट कर लीजिए। ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इसके अंदर आपसे जैसे ऐसे प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। अब यहां पे थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट है, जो ऑलरेडी आपको पॉइंट्स पता है। जैसे सपोज आपसे बोला जाता है एलाइल साइनाइड, आपसे बोला जाता है एलाइल आइसोसाइनाइड, आपसे बोला जाता है टेट्रासाइनोमीथेन। ठीक है, तो ये आपको यहां पर बोले जाते हैं और आपसे इनमें नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट कराया जाता है। तो एलाइल साइनाइड, सबसे पहले एलाइल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए और साइनाइड, इसके ऊपर C ट्रिपल बॉन्ड N कनेक्ट कर दीजिए और अब इन दोनों को कनेक्ट कर दीजिए। तो देखिए ये CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड N, ये एलाइल साइनाइड बन गया। अब आप इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड्स असाइन करिए। देखिए दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड मतलब 1 सिग्मा 1 पाई, ऐसे ये सिग्मा 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 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा 2 पाई। तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा एंड 3 पाई। ये देखिए
तो ये आपका आंसर होगा। ऐसे ही एलाइल आइसोसाइनाइड, तो एलाइल तो अभी हमने ड्रॉ कर ही लिया, और आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड मतलब NC फंक्शन ग्रुप, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब आप सिग्मा और पाई बॉन्ड असाइन करिए। अब देखिए जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, आप उसको अगर सिग्मा मान लेंगे तो रेस्ट टू कोवेलेंट बॉन्ड पाई बॉन्ड होंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा 2 पाई होता है हमेशा। अब आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगेन 9 सिग्मा एंड हाउ मेनी पाई, 3 पाई। तो वेदर इट इज एलाइल साइनाइड और एलाइल आइसोसाइनाइड, बोथ हैव 9 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड्स। टेट्रासाइनोमीथेन, टेट्रासाइनो इट मींस 4 साइनाइड, और मीथेन तो ये होता है। तो 4 वैलेंसी फ्री होने के कारण हम ये साइनाइड इनके ऊपर अटैच कर देंगे। ये देखिए, ये हमको स्ट्रक्चर मिल गया किसका, टेट्रासाइनोमीथेन। अब आप इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड असाइन कर दीजिए। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा 2 पाई, तो कितने सिग्मा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिग्मा एंड हाउ मेनी पाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पाई। तो किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर आपको गिवन हो सकता है, और फिर आपसे एग्जामिनर यहां पे पूछ सकता है कि बताइए सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कितने हैं। तो और कुछ प्रॉब्लम्स ऐड करता हूं। हाँ बच्चों, तो जैसे यहां पर नेफ्थलीन गिवन होता, जो नेफ्थलीन है वो ये अरेंजमेंट या ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला शो करता है। ये देखिए, ये नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर हम अगर सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद 6 यहां पर 14 सिग्मा बॉन्ड, 15 16 17 18 19, इसका मतलब 19 सिग्मा बॉन्ड एंड हाउ मेनी पाई, 1 2 3 4 5, 5 पाई। ये देखिए, क्लियर हो गया सभी को। तो ये आपसे सिग्मा और पाई बॉन्ड के ऊपर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछा जा सकता है, जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने सारे स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करते हैं कि हम बहुत कंफर्टेबली इनको बना सकते हैं। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर प्रॉब्लम आपसे पूछा जा सकता है, जो मैंने आपको यहां पर बताया। आज का जो लेक्चर है मैं इसके साथ यहां पर इसको फिनिश कर रहा हूं। अच्छा, एक प्रॉब्लम जो अभी लेटेस्ट जेई में पूछा गया था, जो अभी अपन ने डायपोल मोमेंट का प्रॉब्लम अटेंड किया, उसमें एक प्रॉब्लम जैसे ये पूछा गया था, ये 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन है, इसको क्यूनॉल बोलते हैं, इसको बेंजीन 1,4 डाइथायोल बोल सकते हो, और ये बेंजीन के ऊपर 2 साइनाइड लगे हुए हैं। अब आप देख रहे हैं कि सभी पैरा हैं, और अभी हमने पैरा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा या 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन में लिखा था कि रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट 0 होता है ना। तो देखिए, अगर दोनों सिमिलर एटम्स हैं, टिप क्या है वो सुन लीजिए, यूनिवेलेंट एटम मतलब क्लोरीन यूनिवेलेंट है, both are similar atoms, both are similar atoms, ठीक है, एंड बोथ आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो इस सिचुएशन में जो पैरा का डायपोल मोमेंट होता है वो हमेशा 0 होता है, म्यू रिजल्टेंट जो पैरा का है वो हमेशा 0 होता है। वेरस ये जो हम देख रहे हैं कि क्यूनॉल मॉलिक्यूल है, 1,4 पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, और ये डाइथायोल है। ये जो सल्फर या ऑक्सीजन एटम्स हैं ये प्लेनर हैं, लीनियर नहीं है, प्लेनर। प्लेनर मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो जब भी
सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, यहां पर भी प्लेनर ग्रुप्स प्रेजेंट, सिमिलर ग्रुप्स। तो इस सिचुएशन में जो पैरा होता है उसका कभी भी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। तो यहां जो म्यू पैरा है इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। पैरा का डायपोल मोमेंट यहां पर जीरो नहीं होता, इट हैज सम वैल्यू। और इसकी जगह अगर मैं यहां देख रहा हूं तो ये देखिए साइनाइड sp हाइब्रिडाइज कार्बन है ये, तो ये लीनियर कार्बन है, लीनियर कार्बन, इसको हम लीनियर ग्रुप बोल सकते हैं, लीनियर डायपोल मोमेंट बोल सकते हैं। sp हाइब्रिडाइज है, ये sp2 है, ये भी sp हाइब्रिडाइज है, वो sp2 है। तो इसका मतलब यहां पर फिर जो पैरा का डायपोल मोमेंट होगा वो जीरो होगा। तो अगर यूनिवेलेंट एटम्स हैं, जैसे यहां पे हमने क्लोरीन लगाया, यहां हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कुछ भी हो सकता था, और वैसे ही लीनियर ग्रुप्स अगर हैं तो दोनों सिचुएशन में पैरा का डायपोल मोमेंट जीरो होता है। लेकिन अगर नॉन लीनियर ग्रुप्स हैं, मतलब प्लेनर ग्रुप्स हैं, जैसे हाइड्रोक्सी, जैसे थायोल, जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये सब प्लेनर ग्रुप्स हैं, सिमिलर ग्रुप्स हैं और 1 और 4 पोजीशन पर प्रेजेंट है, तो इस सिचुएशन में पैरा का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। तो ये हमसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो स्टूडेंट, आज मैंने जो आपके साथ ये डिस्कशन किया है केमिकल बॉन्डिंग में, हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक जो पार्ट है केमिकल बॉन्डिंग का उनको कवर कर लिया है, जिसमें कि मैंने आपको बताया आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड पर किस टाइप से प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। आयनिक बॉन्ड के ऊपर अभी तो लेटेस्ट प्रॉब्लम पूछा गया था 2018 में या 2017 में कि इनमें से कौन कौन से आयनिक कंपाउंड हैं या कौन कौन से कोवेलेंट कंपाउंड है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम अभी आपको मैंने अटेम्प्ट करके बताया। फिर हमने देखा कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें पोलरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं, डायपोल मोमेंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है जो पोलरिटी को इंडिकेट करता है, और स्टैंडर्ड डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है। और इस बेसिस पर फिर हमने कुछ प्रॉब्लम्स को अटेंड किया। फिर हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अटेम्प्ट किया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैंने आपको टाइप ऑफ ओवरलैपिंग और मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कहां तक किस में हो सकती है वो आपको मैंने बताया, और उसके बेसिस पर पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग एंड जीरो ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया। सिग्मा और पाई बॉन्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर प्रॉब्लम तुमको डायरेक्टली देखने को मिल सकता है। ओके, तो क्विक रिवीजन आज हमने जो किया, इसके बेस पर अब आप प्रॉब्लम बनाइएगा। मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो बन जाएंगे। नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होने वाला है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिकल बॉन्डिंग में, वो है हाइब्रिडाइजेशन एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मैक्सिमम टाइम इन दोनों टॉपिक में से ही प्रॉब्लम मिल रहा है।